हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का सीए फाउंडेशन कोर्स का चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का लिए ओवरव्यू है, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ। चैप्टर है किसके बारे में, इसको थोड़ा हम पहले समझते हैं। मैं बुक खोल रहा हूँ, आप लोग भी अपनी बुक निकाल लीजिए। जैसे आप अपनी बुक निकालेंगे, सबसे जो पहला पेज होगा वो आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन में आ रहा है। पहला जो है हमारा, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। फंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। देखिए, फंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? फंडिंग इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हैं और हेल्प करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। पहले इसमें बहुत सारे होते थे, आईएफसीआई, स्टेट, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, बट कोड चेंज होने के बाद अब सिर्फ नाबार्ड रह गए हैं, तो हमें नाबार्ड के बारे में पढ़ना है। और जो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो पैसा नहीं देते बट फिर भी क्या होता है, इन पर ही विश्वास करके हम लोग कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आरबीआई, हम बैंक में पैसे क्यों डालते हैं? आरबीआई की वजह से डालते हैं। सेबी नहीं होता, पहले आपको पता है सेबी जब नहीं था तो लोग धोखेधड़ी करते थे शेयर मार्केट में, तो सेबी की वजह से ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई है। सीसीआई कंपटीशन वाला ये एक्ट है। और अगला जो आरडीआई, इंश्योरेंस जो भी हम करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? आरडीएआई की वजह से करते हैं। तो हम यही हमारा ओवरव्यू है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर। सो बच्चों, अब तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे कहूँ मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं और टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। मैंने एक शॉर्टकट नोट्स बना रखे हैं, वो आप देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे आपका शॉर्टकट नोट्स भी आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने शॉर्टकट नोट्स के साथ। एक मिनट रुकिए बच्चों, मैं मार्क कर देता हूं जिससे वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी बिजनेस। ओवरव्यू मैंने बता दिया, फंडिंग मैंने बता दिया, जो पैसा नहीं देते हैं पर भी हेल्प करते हैं, और नॉन फंडिंग और फंडिंग जो पैसा देते हैं, ठीक है। ये हमारा पेज हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक वर्ड आता है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर होता क्या है? जैसा अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, डायग्राम बना रहा है, वो है क्या? अ फैसिलिटेटर हेल्प अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ बिजनेस। फैसिलिटेटर क्या होते हैं? एक हेल्प करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल एक बिजनेस में टू रीच एन आउटकम, एक आउटकम में पहुंचते हैं, गोल में पहुंचते हैं, और डिसीजन फॉर विच एवरीवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुल्ली कमिटेड। हर बंदा उस डिसीजन को मानता है, ठीक है, तो उसको फैसिलिटेटर बोलते हैं। उनका काम होता है मेंटरशिप करना, गाइड करना। ये लोग लीड नहीं करते, गाइड करते हैं, मतलब कंसल्टेंट बोल सकते हैं हम लोग इनको। तो इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, विवेक बिंद्रा है, बड़ा business.com चलाते हैं सॉरी, वो दूसरों के बिजनेस को ग्रो करते हैं। अ फैसिलिटेटर हेल्प बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर टू लीड a process enabling cooperative decision making। cooperative decision making लेते हैं लोग। You must note that a facilitator does not lead but rather guides। वो लीड नहीं करते, वो गाइड करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जो फैसिलिटेटर का काम होता है वो क्या होता है, बेसिकली जो बिजनेस को गाइड करना कि उनके गोल तक पहुंचाने में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो फुल्ली कमिटेड रहे अपने बिजनेस को लेके, उनका काम होता है फैसिलिटेटर का। होप्स आपको समझ आ गया होगा फैसिलिटेटर के बारे में। पहले थोड़े इसके मैं डिस्कस डीप थोड़ी समरी पढ़ देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों पढ़ा? क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो स्टार्टिंग का पेज है, यहां से लेकर यहां तक, वो इसके बारे में बताया गया। जैसे मैं रीड आउट कर रहा हूं, in the first chapter of study material we had introduced business facilitator as a system of arrangement these is doing of business। ये easy करते हैं हमारे business को। drawing an analogy, can you recall that in our primary classes we read about our helpers। हम अपने प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे helpers। they simplify our lives and make us comfortable। जो helpers जो होते थे हमारे लाइफ को easy करते थे और comfortable बनाते थे। वैसे ही business facilitator do the same for the business। we rationalize their need in the context of complexities, associate their pursuing business on an occupation, career vis-a-vis a well-defined employment and not so as complex professional practices। फैसिलिटेटर क्या करते हैं? हमारे बिजनेस को बहुत इजी कर देते हैं और हमारी हेल्प करते हैं कि हमें जो भारी प्रॉब्लम को झेलनी ना पड़े। वन में आर्ग्यू दैट सिंस ऑक्सिलरी और एड्स टू ट्रेड, ये आपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, ऑक्सिलरी और एड्स टू ट्रेड क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको डीप में भी बताऊंगा, आप देखना। सच एज बैंकिंग, बैंकिंग क्यों आया था ऑक्सिलरी टू ट्रेड में? ऑक्सिलरी टू ट्रेड में, एड्स टू ट्रेड में बैंकिंग इसलिए आया था कि हम पैसा पेमेंट कहां करें, पैसा कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजे, इसीलिए बैंकिंग सर्विसेज आई। इंश्योरेंस क्यों आया? रिस्क को मिनिमम करने के लिए। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस आए, सॉरी, ट्रांसपोर्ट क्यों आया?
क्योंकि हम एक जगह से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दूर करने के लिए, वेयर हाउसिंग की वही गुड्स को स्टोर करने के लिए, या एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी चीजें जो एड्स टू ट्रेड में आए, टू ईज द डूइंग of the business. These should be referred to as organization facilitating business. Yes, these are all the auxiliary to trade comprise an important layer of business facilitator. Let us situate these are intermediate layer. ये बीच के दलाल लोग हैं जो हेल्प करते हैं हमारे काम को करने के लिए, और मैंने आपको बता ही दिया था कौन कौन से है। सेबी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सच एज रेगुलेटरी कम डेवलपमेंट एजेंसीज है, सच एज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया है। वन में यूवी a layer of facilitator below that we are referred to as the point of contact layer. ये point of contact layer है। जैसे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, सबसे क्या होता है फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन होता है, इनसे बाद आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम इसको समझते हैं, जो मैंने नोट्स बनाया उसमें से देखते हैं। देखिए जैसे देखिए जो इस चैप्टर में जो हमारे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है फंडिंग नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये PSN फॉर्मूला का ध्यान रखना, ये PSN फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, इसको आप लिख लीजिए साइड में। क्या होता है कि ऑक्सिलरी ट्रेड में जो स्टोरेज की प्रॉब्लम वेयर हाउसिंग दूर करता है, डिलीवरी की प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन, पेमेंट की प्रॉब्लम बैंकिंग, रिस्क की प्रॉब्लम इंश्योरेंस दूर करता है। इस तरीके से हम काम को करते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रेट फॉरवर्डर, बिजनेस इंक्यूबेटर, अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ए मर्केंटाइज, एक और होता है अ बिजनेस एक्सेलेरेटर। ये पांचों के बारे में बताता हूं। ये इसी से घूमता है, डायग्राम जो मैंने बताया इसी के बेस पे सारा हमारे चैप्टर घूम रहा है, तो मैं बताता हूं किस तरीके से। अब देख सकते हैं फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है। फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है, जो माल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जो होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू फाइनल कंज्यूमर में पहुंचाने के लिए करते हैं। सही बात है, हम कोई भी माल को क्यों बनाते हैं, क्योंकि जिससे वो कंज्यूमर तक पहुंचे। अगर हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कोई फायदा ही नहीं है। तो ये बोल सकते हैं कोई भी माल जो शिपमेंट के थ्रू, रोडवेज के थ्रू पहुंचता है, रेलवे के थ्रू पहुंचता है, एयरवेज के थ्रू पहुंचता है। मैंने शॉर्टकट नोट इसलिए बनाया कि आपको पूरा चैप्टर को समरी रीड ना करना पड़े, फिर भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है, पर मेरे सजेशन से ना भी करेंगे तो ये एनफ है काफी, ठीक है ना। सेकंड हमारा बिजनेस इंक्यूबेटर, ये हेल्पफुल होता है न्यू बिजनेस यूनिट के लिए, स्टार्टअप के लिए। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करता है उनके लिए बहुत सपोर्टिव है, ठीक है ना, सपोर्ट करता है उनको। सपोर्ट विद, ये 2 चीज से सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल। आपको पता है बिना पैसे के आज की दुनिया में कुछ नहीं है। फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, तो विदाउट पैसा कोई बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। तो इंक्यूबेटर बिजनेस को सपोर्ट करता है पैसों में। टेक्निकल के बिना कोई ग्रो नहीं कर सकती है। मान लो टेक्नोलॉजिकल नहीं होती, आज भी हम चिट्ठियां लिख रहे होते, टेक्नोलॉजिकल नहीं होती तो मैं आज आपको कोविड-19 में पढ़ा नहीं पाता। तो ये सारी बातें मैं बोल रहा हूं। तो ये टेक्निकल सपोर्ट बहुत होना जरूरी है, बिजनेस इंक्यूबेटर इसे बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा है बिजनेस एक्सेलेरेटर। देखो बिजनेस एक्सेलेरेटर का मतलब क्या होता है, सपोर्ट फॉर अ क्विक लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना क्विकली। जैसे 2 एग्जांपल है, एक तो मैंने लिख रखा है जियो ने क्या करा, ऐसा स्कीम लेकर आया जो बाकी कंपनी को मजबूर कर दिया कि वो भी अपने प्लान को सस्ता कर दे, कि उन्हें फ्री नेट कर दिया। आज के जमाने में नेट जहां महीने का 200 MB नहीं चला पाते थे, आज हम एक दिन का 1.5 GB में हमारे लिए कम बढ़ जाता है। नेट की कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट कमर्शियल सक्सेस है, ये कमर्शियल सक्सेस बनाता है प्रोडक्ट को और चांस देता है कि इंक्रीज करने का। एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूं, पतंजलि फास्ट मूवर था, उन्होंने बहुत जल्दी आयुर्वेदिक में ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आए थे कि अनबिलीवेबल था, तो वो एग्जांपल भी एक फिट होता है। अगला है हमारा फाइनेंशियल इश्यूज। फाइनेंशियल इश्यूज क्या होता है, ये रिक्वायर्ड होता है हर बिजनेस में, एडवाइजर की जरूरत होती है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए हम पैसा कहां से उठा रहे हैं, शेयर से उठा रहे हैं, डिबेंचर से उठा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 9 बिजनेस स्टडीज का आपने पढ़ा होगा बिजनेस फाइनेंस में, शेयर होल्डर और डेप्थ के बारे में। शेयर होल्डर ओनर होते हैं, इसमें रिस्क कम होता है। डेप्थ में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट भरना ही होता है। कंपनी डूबे चाहे कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इंटरेस्ट भरना ही भरना है। तो कंपनी पे डिपेंड करता है किस टाइम पे कौन सा सिचुएशन एडवाइस होता है, वो डिपेंड करता है। अगला है मर्केंटाइजर। मर्केंटाइजर क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेस को कि हम पता करें कि कस्टमर एक्चुअली क्या डिमांड कर रहा है, और जब कस्टमर की एक्चुअल डिमांड पता लग जाती है तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। सेकेंडली हम ये पता करें कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है। मान लो सपोज मैं दुकान में गया, मैंने कहा भैया मुझे पेप्सी दे दो, उसके बाद पेप्सी नहीं थी, उन्होंने कहा भाई थम्स अप पी के देख लो। मैंने थम्स अप पी एक बार और मुझे बहुत मजा आ गया, मैंने कहा चल अगली बार से मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गया। तो इस तरीके से मर्केंटाइजर हमारा काम करता है। होप सो आपको समझ आया होगा। हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा प्रॉब्लम पॉइंट है वो है, अब मैं थोड़ा पहले आपको आगे जाने से पहले दिखा देता हूं। ये रहा फ्रेट फॉरवर्ड जो मैंने बताया था, वो ये रहा बिजनेस एक्सेलेरेटर, ये भी ये रहा बिजनेस इंक्यूबेटर, बिजनेस एक्सेलेरेटर, फाइनेंशियल कंसर्न, मर्केंटाइज, ये पूरा मैंने यहाँ कवर कर दिया, आप देख सकते हैं।
अब हम आगे चलते हैं, गवर्नमेंट एज अ बिजनेस फैसिलिटेट्स। गवर्नमेंट कैसे बिजनेस फैसिलिटेट्स की तरह काम करता है, तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट कब आई थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस का मतलब 1948 में। ध्यान से देखना है, मैंने आंखें बना रखी है। इनका विजन क्या था? इनका विजन था इंडियन इकोनॉमी की तरफ कि उनकी डेवलपमेंट हो, कि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इंडिया तरक्की करे। 1948 आपको पता ही है, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ना सर्विस सेक्टर था, जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर था। क्योंकि आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, लगान में देखा हो, सारा नरसिम्हा रेड्डी में देखा हो, जितनी भी हमारी पुरानी रेवोल्यूशन पिक्चर में देखा होगा, उसमें सिर्फ खेती बाड़ी होती थी और कुछ नहीं होता था, हम उसी के थ्रू टैक्स पे करते थे। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अरे मजाक कर रहा हूं, इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता था फ्री टू ट्रेड, हमें फ्री टू ट्रेड करना पड़ता था, हम कहीं पर भी जाके ट्रेड कर सकते थे। 1991 से पहले क्या होता था, कोई भी बंदा ट्रेड फ्री नहीं कर सकता था, पर अब वो कर सकता है, क्योंकि 1991 के बाद एलपीजी पॉलिसी आई थी, जिसको एनईपी पॉलिसी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर था पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन। जो भी प्राइवेट सेक्टर थे, जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर थे, वो कन्वर्ट हो गए प्राइवेट में, तो पब्लिक टू प्राइवेट हो गए, मैंने उल्टा लिख रखा है। गवर्नमेंट, जी से ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली हमने एक्सपोर्ट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में मार्केट को फैला दिया। ये हमारे 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज थे ना। थर्ड पॉइंट क्या, 1951 में यूनियन गवर्नमेंट एनेक्टेड हुआ था, IDRAI इनेक्टेड हुआ था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एनेक्ट इसलिए हुआ था जिससे क्या हो, गवर्नमेंट को बहुत फायदा मिले, तो 1951 में ये हुआ था। अगला हमारा आईपी रिजोल्यूशन। आईपी रिजोल्यूशन क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। 1961 में क्या हुआ था, इनको एक रूल दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था कि लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और पब्लिक को गाइड करें उनके ग्रोथ के लिए, जिससे क्या धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। अगला है हमारा नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब देखो, नॉन फंडिंग है ये तो हमने बता दिया। अच्छा, ये जो सारी डिटेल है वो यहां दे रखी है, जैसे मैं पढ़ देता हूं कि मैंने क्या कवर करा है कि नहीं करा पॉइंट्स को। अगर मैं यहां दिखाऊं कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाया, मैं दिखाता हूं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर वी हैव सीन हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज अ पावरफुल एंड परवेसिव डिटरमिनेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे हमने पढ़ा है गवर्नमेंट पॉलिसी कितनी डिटरमिनेंट है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज के टुवर्ड्स। देयर इज बेयरली एनी स्फीयर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स डिड नॉट merely फाइट फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, दे हैड अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनका लॉन्ग टर्म विजन था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मैंने भी बताया विजन था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट केम एप पॉलिसी स्टेटमेंट 1948 में आया था, मैंने बताया था। 1958 में आईडिया आई थी, मैंने बताया था। जो मैंने वो सारे शॉर्टकट्स ले रखे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं हमारे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में। आपको जैसे पता है जो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, जो पैसा नहीं देते फिर भी हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आरबीआई। आरबीआई वो पॉइंट है जो सबको पता है, बाप ऑफ ऑल द बैंक है, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा नाम है सेंट्रल बैंक। एक एपिक इंस्टीट्यूशन है जो अकेला सोल अथॉरिटी रखता है करेंसी छापने की। ठीक है ना। तो प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट जो लागू हुआ था हमारा 1934 में हुआ था, और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। इसका नेशनलाइजेशन कहा था 1949 पे। पहले इसका जो सेंट्रल ऑफिस था, पहले जो इसका सेंट्रल ऑफिस था वो था आपका कहां पर, आपका चेन्नई में। फिर ये परमानेंटली कहां मूव हो गया, ये परमानेंटली जो मूव कर दिया गया, मुंबई में मूव कर दिया गया। कि रीजन क्या था कि मुंबई में मूव करने का, ये हम बोल सकते हैं कि जब हमारा सेंटर कैलकाटा में पहले हमारा कैपिटल सिटी माना जाता था, कि वहां पर अंग्रेजों ने राज करा था, जब हटा दिया गया वहां से तो इसलिए परमानेंटली मूव हो गया वहां से 1937 में। ठीक है, तो आरबीआई का रोल क्या है वो हम पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो डेट्स है जो पेपर में पूछी जा सकती है, तो इसको आप देख सकते हैं। जैसे प्रोविजन 1934 में आया, एस्टैब्लिश 1935 में, नेशनलाइजेशन 1945 में, सेंट्रल ऑफिस पहले कैलकाटा में था, फिर चेन्नई मुंबई में हो गया 1937 में। तो आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई क्या है? पहला जो रोल है आरबीआई का, मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये इकोनॉमी को स्टेबल करता है। जब मान लो कभी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जब सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है, इसको स्टेबल करता है। मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इकोनॉमी का इशू ऑफ करेंसी होता है। मान लो अगर मैं एक बात बोलूं, हम ये भी सोचते हैं कि आरबीआई के पास अगर इतना पैसा है तो वो सबको पैसा नोट छाप के क्यों नहीं दे सकता। अगर वो सबको नोट छाप के दे देगा फिर तो मेहनत करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इकोनॉमी में सेल होगी, ना परचेज होगी, ना कोई काम करेगा, सारे दिन सोते रहेंगे, तो इकोनॉमी चल नहीं पाएगी। जब इकोनॉमी नहीं चलेगी तो ऑब्वियस
बाद डूब जाएगी, तो इकोनॉमी स्टेबिलिटी नहीं देगी। सेकंड जो पॉइंट हमारा, डेवलपिंग एंड डाइवर्सिफाइंग कंट्री इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। हमें क्या करना होता है, आरबीआई का रूल होता है वो डेवलप करे और डाइवर्सिफाई करे, फैलाए इकोनॉमी और इकोनॉमिक के एंड फाइनेंशियल के स्ट्रक्चर को। थर्ड जो पॉइंट है, एडवाइजर टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एडवाइजर होता है, गवर्नमेंट को बताता है कि किस तरीके से आपको पैसा लगाना है। ये गाइड करता है कमर्शियल बैंक को कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करना है। ये हमारे इन्फ्लेशनरी रेट को कंट्रोल करता है, और ये कंट्रोल आजकल ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को भी कंट्रोल करने लगा है। गवर्नमेंट का खजाना जितना भी है ये सारा यही लोग सेव करके रखते हैं। तो ये इनके रूल होते हैं। आप ये आपको वन वर्ड के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें से देख के कर सकते हैं, ये एनफ है, इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला हमारा फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस क्या है? पहला होता है इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है, आरबीआई के पास एक खाली सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करना, बस दो चीज को छोड़कर। जैसा आपकी स्क्रीन में आ रहा है, दो चीज क्या है, एक तो 1 रुपए का नोट और कॉइन। 1 रुपए का नोट और सिक्के की अथॉरिटी नहीं है किसके पास? आरबीआई के पास, ठीक है ना। तो बैंकर टू गवर्नमेंट जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपने 12th क्लास में पढ़ाई करी होगी मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में। तो बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, हेल्प करता है कि कैसे किस तरीके से आपको पैसा लगाना है। ये मैनेज करता है पब्लिक के डेब्ट्स को पूरा कंट्रोल करता है। ये सेल करता है ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये एडवांस देता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, और ये भी बोलता है कि 90 दिन के अंदर आपको रिपेबल करना है, जब से मैंने आपको एडवांस दिया था। तो थोड़ा सा डिटेल में हम बैंकर टू द गवर्नमेंट पढ़ते हैं। मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया है, थोड़ा मैं दिखाता हूं डिटेल में, बिल्कुल मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। जो पहला पॉइंट है आपका, इट ट्रांजैक्ट्स ऑल जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बता दिया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के हर चीज देखते हैं। इट एक्सपेक्ट मनी ऑन अकाउंट ऑफ दीज गवर्नमेंट एंड मेक्स पेमेंट ऑन देयर बिहाफ एंड कैरीज आउट देयर अदर बैंकिंग ऑपरेशन सच एज एक्सचेंज एंड रेमिटेंस। ये क्या करता है, अदर बिहाफ को भी, ये हर चीज को भी ढंग से देख रहा होता है, क्योंकि अगर ये देखेगा तभी ये इस तरीके से काम कर पाएगा। तो इसी तरीके से इनको काम करना होता है, तो मैं यही बोलूंगा इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारा अगला पार्ट है, इट मैनेज पब्लिक डेब्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इशू ऑफ न्यू लोन्स। ये पब्लिक डेब्ट को मैनेज करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू लोन्स को इशू करने। मैंने बताया फॉर इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ लोन ऑपरेशन इट एक्टिवली ऑपरेट्स इट्स गिल्ट एज मार्केट एंड एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन द क्वांटम टाइमिंग एंड टर्म्स लोन। ये बताता है कि किस तरीके से एडवाइस करता है कि कब कौन सी टाइमिंग होनी चाहिए न्यू लोन्स की। ये ट्रेजरी बिल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लिक्विडिटी करता है, वाईपाई लिक्विडिटी करता है जो भी इकोनॉमी में होता है। आरबीआई ऑल्सो मेक एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच आर रिपेबल, एडवांसेस देता है विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ एडवांस। तो मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, देखिए आपके बुक से भी। तो यही बेटर है कि आप यहीं से देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि आप यहीं से देखें, ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले नोट्स की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बैंकर टू गवर्नमेंट। देखिए बैंकर टू गवर्नमेंट क्या होता है, बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब होता है पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंक। इसके पास पावर रहती है और कंट्रोल रहता है कि बैंक सुपर बैंक को कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज कर सके, मॉनिटर कर सके, गाइड कर सके। तो इसके पास पावर रहती है अंडर आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। मिनिमम सीआर रेशियो है जो आरबीआई की, जो मिनिमम सीआरआर रेशियो रखनी पड़ती है आरबीआई को अगेंस्ट दैट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, कि तुमने जो भी बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको मिनिमम पैसा रखना पड़ता है आरबीआई में, क्योंकि उनको जो भी डिमांड होती है और उनकी टाइम लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। ये है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये अगला जो हमारा इसका फंक्शन है। आपको पता होगा कि $1 60 का है। $1 60 का क्यों है, चलो है भी, तो फिर उसको हमें कैसे मिलेंगे। तो ये जो काम करता है ये हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करता है जो आरबीआई होता है। तो आरबीआई को रिक्वायर्ड होता है मेंटेन करना एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज इन फॉरेन कंट्रीज से सारी डीलिंग होती है। तो पैसा देखते हैं ये लोग कि कितना पैसा किसको देना है, कब देना है। तो कोई एक्सचेंज कराने आता है तो यहां से होता है सारा एक्सचेंज, तो इस तरीके से होता है। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज लेस देन अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है तो तब क्या करता है, ये बोरो करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आईएमएफ से बोरो करते हैं। अगर एफईआर अगर कम होगा, इनएडुकेट होगा तो, ठीक है। आरबीआई हैज द अथॉरिटी, आरबीआई के पास क्या है, अथॉरिटी है टू एंटर द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑन इट्स ओन अकाउंट। आरबीआई का अथॉरिटी है कि वो एंटर इनटू एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं खुद के अकाउंट में एंड ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट में भी, क्योंकि ये एनफोर्स हुआ था फैमा एक्ट के थ्रू, फैमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू एनफोर्स हुआ था।
अगला है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है हर चीज को। आरबीआई का प्रिंसिपल फंक्शन है कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करना। वो भी दो मेथड से कंट्रोल होता है। पहला होता है क्वालिटेटिव मेथड, दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटी मेथड को 12th क्लास में पढ़ता होगा। एक जो क्वालिटेटिव मेथड होता है मोरल सुएशन होता है, और आपका कौन सा होता है आपका मोरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वांटिटी मेथड बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, और आपका होता है जो भी आप देख लेना, रीड आउट करना, उतना पूछा नहीं जाता है। और एक और होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और क्रेडिट रिजर्व रेशो। ये सारे जो पॉइंट होते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के होते हैं, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको ये पता लगाना है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि ये इफेक्ट करता है परचेजिंग पावर ऑफ पीपल को। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए क्रेडिट को, इकोनॉमी की, तो परचेजिंग पावर इफेक्ट हो जाएगी हमारी इकोनॉमी की। हम आगे चलते हैं। ये प्रमोशनल फंक्शन है। प्रमोशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है, परफॉर्म करता है। ट्रेडिशनल फंक्शन तो परफॉर्म करता ही करता है, प्लस ये डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। कैसे, ये बैंकिंग को हैबिट जनरेट कराता है कि प्रमोट करे, अपने बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट करे। जो आपके पास 10 रुपए भी हैं तो बैंक में जाके सबमिट कराए, एंड सेविंग्स को मोबालाइज करे, लोगों को बताए सेविंग करिए फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, हर एक कोने में जाकर, हर एक क्षेत्र में जाकर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर। बैंक वालों ने एग्रीकल्चर को भी पैसा देना शुरू किया, ट्रेड वालों को भी, स्मॉल स्केल वालों को भी, और माइक्रो और मिनी वालों को भी, जिससे वो ग्रो कर सके। दीज फंक्शन हैंडेड ओवर टू नबार्ड। अब धीरे धीरे क्या नबार्ड को दे दिया गया था। नबार्ड तो पहले था नहीं, पहले कौन था, SHG, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, स्मॉल हेल्प ग्रुप। जो छोटे छोटे लोगों ने ग्रुप बनाया था, तब उन्होंने कहा, वो जब देखकर तो गवर्नमेंट ने नबार्ड बना दिया। तो नबार्ड क्या होता है, ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में जो फाइनेंस होता है उनके लिए काम आता है। खाली ये नहीं था, एक्सिम बैंक भी था, सिट भी था, रिस्पेक्टिवली ये पहले लोग भी थे पहले। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है और पब्लिकेशन कर देता है, कि जो भी डेटा हमारा आरबीआई को भी चेंजेस आते हैं और कुछ भी आता है तो लोगों को बता देता है। तो ये काम इसका होता है। ये थे आरबीआई के फंक्शंस। ठीक है, आरबीआई के रूल्स क्या है हमारा इन द बिजनेस फैसिलिटेशन। आरबीआई बिजनेस में क्या हेल्प करता है, दो टाइप की पॉलिसी होती है, एक तो होती है करेंसी पॉलिसी, एक तो क्रेडिट पॉलिसी। आपको अभी पता होगा 2016 में क्या हुआ था, हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, उन्होंने क्या करा था, मोनेटाइजेशन कर दिया था इकोनॉमी में, जिससे क्या हो, करप्शन खत्म हो जाए। तो इसमें भी आरबीआई इन्वॉल्व थी। तो ये होती है करेंसी पॉलिसी, जब मर्जी कुछ भी कर सकते हैं, पर आरबीआई को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये करेंसी पॉलिसी होती है। क्रेडिट पॉलिसी होती है, आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड क्रेडिट टू बिजनेस। आरबीआई पर्सनल जाके किसी बिजनेस को क्रेडिट नहीं देता, वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को कि वो पैसा दे लोगों को, हम उनके पीछे खड़े हैं। तो 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस। जो 1% होता है वो इक्वल टू होता है 100 बेसिस के हिसाब से। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। दो टाइप की पॉलिसीज होती है हमारी, जो करेंसी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूं रेपो रेट का मतलब क्या होता है। रेपो रेट का मतलब होता है जिस रेट में आरबीआई बैंक लोन लेता है आरबीआई से, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मान लो बैंक वालों के पास, कमर्शियल बैंक वालों के पास कुछ सरप्लस अमाउंट बच गया, वो जाके बैंक पे रखते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई लोन नहीं लेता, बैंक अपना जो सेविंग्स को मोबिलाइज करता है आरबीआई में जाके, उसको हम बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का एक नाम ध्यान रखना जरूर है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को, किससे, फ्रॉडुलेंट और मिस इंटरप्रिटेशन से, जिससे कि लोग उनका धोखेधड़ी ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे सिक्योरिटी मार्केट में। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। एस्टेब्लिश हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1988 में। स्टेट्यूशन पावर कब आई थी, 1992 में। ये कब इनटू फोर्स हुआ था, 30 जन 1992 में, सेम ईयर में हुआ था। सेबी इज एन अथॉरिटी, सेबी एक अथॉरिटी है टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंडियन कैपिटल मार्केट। सेबी के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो रेगुलेट एंड डेवलप कर सके हमारी पूरी इंडियन कैपिटल मार्केट को। और हमारी कैपिटल मार्केट दो टाइप की होती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस। इक्विटी कहां पर होता है, इक्विटी वो होता है आपका जहां पर हम ओनर, जहां पर क्या होता है वो ओनर होता है टोटली। प्रेफरेंसेस में क्या होता है, मान लो कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जहां पर क्या होता है कि जहां पर इक्विटी से कम, जैसे मान लो कोई कंपनी डूब रही है तो सबसे पहले उनको डिवेंचर को पैसा देना पड़ेगा, फिर उनको प्रेफरेंस को, फिर इक्विटी वाले को। इक्विटी वाले टोटली ओनर कराते हैं, प्रेफरेंस को लेस प्रेफरेंसेस दी जाती है। ठीक है ना। अगला हमारा सेबी। सेबी इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड।
सेबी क्या है, वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन द कैपिटल मार्केट, सेबी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कौन से, कंज्यूमर की कैपिटल मार्केट में, कि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो सके। आगे हम चलते हैं, फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शन क्या होते हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ाई होगा फंक्शन ऑफ सेबी, आपका चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट में। मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूं, ये इशू ऑफ सिक्योरिटी करता है, सिक्योरिटी जो भी होते हैं मतलब शेयर कैपिटल में उसको इशू करता है, और सेकेंडरी सिक्योरिटी में इशू करता है, मतलब पुराने शेयर्स में, ठीक है ना, इशू ऑफ शेयर्स बोल सकते हैं। ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को, कि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, जो इन्वेस्टर है उनको भी प्रोटेक्ट करता है, और जो कंपनी वाले को उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है मार्केट का, ये बीच का बिच्छू है, मान लो ये बीच का बिच्छू है, कि लोगों के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग इनकी को सोच के इन्वेस्ट करते हैं। अगर आज सेबी नहीं होता तो शायद हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर पाती बिजनेस सेक्टर में, ठीक है ना। थर्ड जो पॉइंट है, पावर ऑफ सेबी। सेबी की पावर क्या है, ये अप्रूव्ड बाय लॉ है, जब लॉ ने अप्रूव्ड किया है तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट में कुछ भी चेंज कर सकता है। ये क्या करता है, कैपिटल मार्केट को चेक करता है, ये कंपनीज की रिटर्न चेक करता है, ये स्टाफ लिस्टिंग देखता है, और नॉन लिस्टिंग होती है तो वो भी देखता है, कंपनी के परफॉर्मेंस देखता है कि कंपनी किस नाम से रजिस्टर है कि नहीं है, ये हर चीज चेक करता है जो कंपनी इन पे रजिस्टर्ड होती है। ये इंस्पेक्ट करता है बुक ऑफ अकाउंट पर ईयर, कितना रिटर्न भरा है कितना है नहीं। ये लिस्टेड कंपनी को भी चेक करता है, अनलिस्टेड कंपनी को भी चेक करता है जो शेयर्स में आते हैं। तो ये पावर है सेबी की है, जो पूरी मैंने बता रखी है, और यही बात बता रखी है बुक में कुछ अलग से नहीं दे रखा। तो आप थोड़ा अगर रीड आउट करना चाहे तो रीड आउट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, फंक्शन मैंने बता दिया, इन्वेस्टर हो गया, इशू ऑफ सिक्योरिटी हो गया। अब जैसे इसमें एक बात बता रखी है आपका, ये रहा, रुकिए, हाँ, जैसे इसमें एक बात बता रखी है, पहला है आपका सेबी हैज 3 फंक्शन रोल इनटू द बॉडी व्हिच आर एज फॉलोज। क्वासी लेजिस्लेशन, सेबी ड्राफ्ट रेगुलेशन इन द लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। क्वासी जुडिशियल, सेबी पासेस रूलिंग्स एंड ऑर्डर इन द जुडिशियल पार्टी, रूल पास करता है। क्वासी एग्जीक्यूटिव, सेबी कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन इनटू एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो भी वो इन्वेस्टिगेट करता है उसको एनफोर्स करता है, उसी चीज को एग्जीक्यूट करता है वो। तो मतलब कि बेसिकली जो मैंने बताया वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। अगला जो हमारा है, सेबी क्या करता है, सेबी का बिजनेस के टुवर्ड्स क्या फ्लो है, तो सिर्फ सेबी फ्लो ऑफ फंड्स करता है, मतलब पैसा जो कंज्यूमर ने लगाया और वो पैसा इकोनॉमी तक, वो बिजनेसमैन तक पहुंच गया। तो क्या है, सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट फॉर द कॉर्पोरेट इशू ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल, इट फैसिलिटेट पब्लिक ऑफरिंग ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी, thus these company are able to access the capital market for their funding requirement. It also oversees the subsequent trading of their share on the floor of a stock exchange. It even facilitate overseas and entitles desirous of participation in Indian capital market and domestic capital market and entitles in overseas market. It coordinates with the market developer and regulator abroad. It is responsible for investor faith in the functioning of capital market and thus assure corporates of steady flow of funds. तो मैंने कहने की बात है, ये सिर्फ steady flow of funds देता है और कुछ नहीं है। मैंने जितना ही पूरा पढ़ा है इसमें यही बता रखा है कि किस तरीके से वो डोमेस्टिक मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट तक, इंटरनेशनल मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट तक लोगों की प्रोडक्शन करता है किस तरीके से, यही बात मैंने बताई है। सो बच्चों, ये था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का। सो बच्चों, अब तक आपको अगर हर पार्ट मैंने आरबीआई का और सेबी का बता दिया, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार ढंग से रीड करिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए काम करते हैं, आप घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस के चक्कर में काफी सारे केसेस बढ़ चुके हैं, 2.5 लाख पार हो चुके केसेस। आप घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको सारे अपडेट देता रहूंगा, नोट्स बनाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने देखा है जैसे हमारी 40% ऑडियंस सब्सक्राइबर है वो देखते हैं, 60% ऑडियंस नहीं देखती है। तो मैं चाहूंगा जो 60% ऑडियंस है वो भी आके सब्सक्राइब करे चैनल को। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।